इस सब्जेक्ट के अंदर आपने पेज फिल करने होते हैं और आपके माइंड में जो कुछ नॉलेज होता है ना, आपने वो लिख देना होता है। बात ये याद रखना कि आपने पेपर छोड़ के नहीं आना, आपने पेपर जो है वो मुकम्मल सॉल्व करके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड का कोर्स कोड 8626 की बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस बुक में हर एक चैप्टर के सवालात लिखे हुए हमने, उन सवालात में से हमने छोटे छोटे पॉइंट बनाए हुए हैं और इन पॉइंट को सिर्फ मैं आपको हाईलाइट कर बता जाऊँगा और आपने इसी तरीके से देखते जाना है। चैप्टर नंबर 1 है टीचर एजुकेशन का तारुफ। क्वेश्चन नंबर 1 है टीचर एजुकेशन या तलीम उस्ताज़ा से क्या मुराद है। तलीम उस्ताज़ा के मकासद पर बहस करें। पाकिस्तान, या फिर ये सवाल बनता है पाकिस्तान और दीगर दुनिया में तलीम उस्ताज़ा के अरादों मकासद का जायज़ा लें। एक और सवाल बनता है पाकिस्तान के तलीम के मयार में बेहतरी के लिए टीचर एजुकेशन की अहमियत पर बहस करें। 3 सवाल आता है, जवाब इसका एक ही है कि टीचर एजुकेशन क्या है। टीचर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कहते हैं जी, आज के दौर के अंदर अगर एक मुल्क ने या एक कौम ने तरक्की करनी है तो उसको अपनी एजुकेशन को, अपने एजुकेशन लेवल को अपग्रेड करना होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने के अंदर होता ये था, तब लोग बड़े सादा थे और तालीम भी बड़ी सादा थी। तब लोगों ने कोई मशवरा लेना होता था तो वो अपने बुजुर्गों के पास आते थे और उससे कोई ना कोई मशवरा लेके अपने काम को ख़त्म कर लेते थे। लेकिन जो बुजुर्ग है वो फोत हो गए तो उनकी जगह कोई और लोग आ गए। फिर जब वो भी फोत हो गए तो फिर माशरे ने एक ज़रूरत महसूस की कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा आदमी, एक ऐसी हमें कोई जोड़ वाला आदमी लेके आना होगा जो हमारे मामलात को समझे और हमें कोई अच्छे मशवरे दे। तब ये माशरे ने ज़िम्मेदारी ली और तब लोगों को तैयार करना शुरू किया। वो जो लोग तैयार हुए उसे हम कहते हैं टीचर। उस ज़ुबान में वो लोगों को चौधरी या फिर कोई अच्छा इंसान, कोई कुछ भी नाम लेते थे, लेकिन आज के दौर में हम उन्हें कहते हैं टीचर। टीचर वो होता है कि जो कि अपने आप को और अपने माशरे को बेहतर करने की कोशिश करता है। टीचर के मतलब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा निसाब है जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। उस निसाब में क्या कुछ शामिल होता है? उसमें दीनी चीज़ें भी है, दुनियावी चीज़ें भी है, आखिरत की चीज़ें भी है। तमाम चीज़ों को उसके अंदर समेट कर लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये सारा एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट हमने बनाए हुए हैं। तमाम सादी तलबा के ग्रेड के लिहाज से अहलियत, नस्फ़ मज़मून पर अबूर। ये नस्फ़ मज़मून पर अबूर से मुराद ये है कि जो टीचर क्लास में आता है, पढ़ाता है, ये लोगों को मशवरा देता है, सबसे पहले उसको उसने को खुद के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई आदमी दूसरे को कहता है कि भाई अगर आपको कोई आपके साथ कोई गलत काम करता है तो आप सब्र इसका मुज़ाहरा करें, तो ये आदमी को पहले खुद चाहिए कि वो पहले इसके ऊपर अमल करे, देन वो दूसरों को इसकी तलकीन करे। अब इसके कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आपने लिख देने हैं और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं। आप इस पॉइंट को एक दो दफ़ा देख लें, आपको इसमें से जो से पॉइंट आसान लगते हैं आप वो अपने लिफ्ट के अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पाकिस्तान में तालीम की नज़रियाती बुनियादों पर बहस करें। नज़रियाती मीन्स के आइडियालॉजी, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद खां, ये जितने भी लोग हैं नज़रिए के मतलब जिन्होंने जितनी भी बातें की है सारा इसके अंदर आपने लिख देना है। नज़रिए के मतलब आपने बताना है कि दो कौमी नज़रिया क्या है, दो कौमी नज़रिए का तसव्वुर किसने पेश किया, फिर कुरान हकीम और सुन्नत रसूल की रोशनी में लोगों को बताना, इल्म हासिल करे वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने इसके अंदर वो सारा कुछ लिख देना है। उस्ताद की तदरीसी ज़िम्मेदारी पर मुफस्सल नोट लिखें। अब ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी क्या है कि वो क्या करेगा। तदरीसी ज़िम्मेदारी में उसके पास पहला होगा जी, आपने क्लास में जाना है तो क्लास में जाने से पहले उसने जो लेक्चर बनाना है वो लेक्चर का आर्टिकल किस मौजू के ऊपर है, वो मौजू व मकसद वो आपने तयन कर देना है। फिर तलबा की आप लोगों ने तशखीस कर लेनी है कि फ़लाँ बच्चा इस लेवल का है, फ़लाँ बच्चा इस लेवल का है, तो आपने ऊपर नीचे लेवल के इनके मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करके बच्चों को अपना लेक्चर डिलीवर करवाना है। तदरीसी सरगर्मियों की मुसबाबंदी आपको बताया गया कि जी आपके क्लास हिस्से के अंदर ये 9th क्लास है और ये आपके पास इस्लामियात की बुक है, तो आपने उसकी सरगर्मियों यानी कि उस चैप्टर को आपने देख लेना कि मेरे पास 5 चैप्टर है, मैंने 2 माह में 3 माह में कैसे मैंने एक हफ्ते के अंदर 6 पेज गिरवाने, 7 पेज गिरवाने, तो ऐसे आपने एक रूटीन बना लेनी है, एक मुस्तबंदी कर लेनी है और अपने सिलेबस को आपने कवर करना है। तदरीस पर अमल दरामद, या फिर क्लास में अगर आप गया तो स्कूल के अंदर जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो अगर उस स्कूल के पास कोई निसाब है तो आपने उस निसाब को मद्देनजर रखना है। तलीमी नताइज का जायज़ा लेना, जो रिज़ल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर के मुकाबला उसका मुवाजना करने के रिज़ल्ट नीचे गया हमारा ग्राफ के ऊपर गया है, उसको आपने बेहतर करने की कोशिश करनी है। उस्ताद की मुशावराती ज़िम्मेदारियाँ, उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो क्लास के अंदर जब जाए तो स्टूडेंट को मद्देनज़र रख के पढ़ाए।
ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे जो उनसे एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे एक लेवल के नहीं होते, कुछ अप लेवल के होते हैं, कुछ लो लेवल के होते हैं, तो बच्चों को उसकी हिसाब के साथ आपको काम करवाना पड़ेगा। उस्ताद की इंतज़ामी और निगरानी से मुतल्लिक ज़िम्मेदारी है। उस्ताद की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी क्लास में सिर्फ़ बच्चों का ही ख़्याल ना रखे, बल्कि स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, उसका भी ध्यान रखे। ये वगैरह-वगैरह कुछ पॉइंट है, ये आपने देख लेने हैं। कम्युनिटी या माशरा और तलीम का क्या मफ़हूम है? अपने अल्फ़ाज़ में एक मुफ़स्सल नोट लिखें। कम्युनिटी होता है लोगों का मिलकर एक जगह एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना। स्कूल से बाहर उस्ताद की ज़िम्मेदारियाँ क्या है और स्कूल के अंदर ज़िम्मेदारियाँ क्या है? स्कूल के अंदर ज़िम्मेदारी है कि जो आपके अंदर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आपने उनको इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो जब बाहर जाए तो वो बताए कि हम इस स्कूल में इस टीचर से पढ़ के आए हैं, और वो अपने माशरे में एक फ्रूटफुल एक इंसान साबित हो। समाजी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करें। वेबसाइट जो सी आजकल सोशल नेटवर्क का दौर है, तो इसका इस्तेमाल बच्चों को अच्छे तरीके अच्छा इस्तेमाल बताएं, क्योंकि हर एक चीज़ अच्छे भी है और बुरे भी है। तो आपने उनको अच्छे फैक्ट बताने हैं कि आप इसके इंटरनेट के साथ आप इस ज़रिए कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ढूँढ सकते हैं, वगैरह-वगैरह आपने इसके मुताबिक बताना है। कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना, एरिया में जितने लोग रहते हैं, लोगों बच्चों को बताएँ कि आप उनके साथ मिल-जुल कर काम करना है, हमसायों का ख्याल रखना है, ये सारा कुछ इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, तदरीस से क्या मुराद है? इस्लाम में तदरीस की अहमियत वाज़ेह करें। एक मुस्लिम मुअल्लिम में कौन-कौन सी ख़ुसूसियात का होना ज़रूरी है? इस्लामी निज़ाम तालीम में उस्ताद की किरदार और ज़िम्मेदारी पर मुफस्सल बहस करें। ये वाला क्वेश्चन और इसके नीचे 2-3 और क्वेश्चन हैं, ये सारे इस्लाम के ऊपर है, तो आपने इनका एक ही जवाब लिख देना है। एक ही बनता है, कुरान पाक के हवाले से उस्तादा की तालीम की तफसील बयान करें। कुरानी तसव्वुर की रोशनी में तालीम उस्तादा पर मुफस्सल नोट लिखें। ये भी सवाल बन सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम आज़म मुख्तसर बयान करें। ये भी बन सकता है। और इस्लामी तालीम में उस्ताद का किरदार और ज़िम्मेदारियाँ वज़ाहत करें। इस्लामी माशरे में उस्ताद के किरदार और ख़ुसूसियात पर बहस करें। चैप्टर नंबर 2 सारा इस्लाम के ऊपर है। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर मुख्तसर बताना है। फिर आपने बताना कि नबी वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आपने बता देना कि नबी वसल्लम को कहा जा रहा था कि पढ़े, लेकिन नबी वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ हूँ। फिर आपने बताना कि नबी वसल्लम ने कब तबलीग शुरू की, कब लोगों को बताया बताया कि मैं नबी हूँ, फिर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, फिर औलिया कराम आए, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक, इन औलिया कराम के आप वाक़यात लिख सकते हैं। ये इस्लाम का चैप्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुसलमान हैं, अच्छे तरीके से खींच लेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में आ जाते हैं, पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन का इर्तिका। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में तलीम उस्तादा की तरवीज की वजाहत करें। नीज़ पाकिस्तान में तलीमी मैदान में दौरान मुलाजमत और कबलत मुलाजमत तरतीबी प्रोग्राम की वजाहत करिए। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में लाजमी आता है कि टीचर का दौरान मुलाजमत और कबलत मुलाजमत तरतीबी प्रोग्राम की वजाहत करें। अच्छा, आपने करना क्या जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो आपने आज़ादी के बाद जहाँ पाकिस्तान और भारत अलग-अलग हो गए, पाकिस्तान अपने अपने हिस्से में एक तरफ हो गया और जो इंडिया है वो एक तरफ हो गया। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अपने तलीमी इदारे कायम किए। कायद-ए-आज़म ने भी बच्चों के साथ मुख्तलिफ मीटिंग की, कॉन्फ्रेंसें की, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ कि अब ये हमारा मुस्तकबिल है, इनके हाथों में पाकिस्तान है, अब हमने पाकिस्तान आज़ाद करवा दिया, अब ये आपके हिस्से में है। अगर आप पढ़ोगे, इल्म को हासिल करोगे, लोगों तक पहुँचाओगे, तो जो हमारा मुल्क है वो तरक्की करेगा। अब दौरान मुलाज़मत और कबलत मुलाज़मत से क्या मुराद है? आपने क्या करना है, दौरान मुलाज़मत मीन्स के आप मुलाज़मत कर रहे हैं और मुलाज़मत के दौरान आप क्या कर सकते हैं? अगर एक अच्छा टीचर है तो वो क्या करेगा, वो दौरान मुलाज़मत अपनी स्किल को प्रमोट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, एफिशिएंट बनने के लिए वो क्या करेगा, वो वर्कशॉप अटेंड करेगा। जब वो रेगुलर महीने में 1-2 वर्कशॉप अटेंड करेगा तो उससे नई-नई चीज़ें मिलेंगी। कहते हैं जी, एक आदमी था, तो उससे सवाल किया गया ना कि आपको एजुकेशन के ऊपर आपको 10 साल हो गया, 10 साल आपने पढ़ा रहा, और एक टीचर जो-सा वो नया-नया अभी आया है, उसे 1 साल हुआ है। तो लोग उसके पास क्यों जाते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते? तो उसने वाज़ह तौर पे बता दिया कि मैं जो-सा ना, मैंने जो पढ़ा हुआ है, मैंने पुराने तरीके के साथ पढ़ा हुआ है। लेकिन वो जो टीचर अब है, उसने नए तरीके के साथ पढ़ा हुआ है, और जो नए तरीके के साथ पढ़ा हुआ है, उसने नई मशीनरी के साथ काम किया हुआ है, और मैंने पुराने काम तरीके के साथ काम किया हुआ है। और जो आज की जनरेशन है, वो नए तरीकों को अडॉप्ट करती है। डिजिटल दौर है, लोग इंटरनेट के साथ मिलना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो दौरान मुलाज़मत आपने क्या करना है, आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, मोटिवेशनल लेक्चर लेने हैं, वो तमाम चीज़ें देखनी है जो आज के दौर के अंदर काबिल इस्तेमाल आ रही हैं। जो बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो आजकल काम चल रहा है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपने उसके मुताबिक अपने आप को डालना है, तो आप अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। कबलस मुलाज़मत से क्या मुराद है कि अभी आपने मुलाज़मत स्टार्ट नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ कर सकते हैं।
अब कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? बीएड का कोर्स होता है टीचिंग के लिए, एमएड का कोर्स होता है, एमए टीचिंग होता है। ये जो कोर्स होते हैं ना, ये आप करें, इससे आपकी स्किल में इजाफा होगा, आप एक बेहतर टीचर बन सकेंगे। आपको बताया जाएगा कि आप क्लास में जाने से पहले आपने क्या कुछ करना है, अपने लेक्चर को कैसे आपने तैयार करना है, किस किस किस्म के बच्चे होते हैं, आपने बच्चों का रवैया देख लेना है, बच्चों के पेरेंट्स से आपने बात करनी है। ये तमाम चीज़ें थी कबल मुलाजमत, मुलाजमत से पहले। अब दौरान मुलाजमत और मुलाजमत, ये चीज़ें आपको सामने वाज़ेह होगी कि मुलाजमत के दौरान आपने क्या करना है, आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, आपने मोटिवेशनल लेक्चर लेने हैं, आपने आज के दौर में क्या कुछ चल रहा है, आपने न्यूज़ में अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। और कबल मुलाजमत से क्या मुराद है? कबल मुलाजमत के मुलाजमत से पहले आपने क्या करना है, आपने छोटे-छोटे कोर्स कर लेने हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो सवाल है दौरान मुलाजमत और कबल मुलाजमत, इस चैप्टर में भी है, आगे भी एक 2 चैप्टर उसमें भी ये सवाल है। तो आपने जो सा भी है तो आपने इसको लिख देना और इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर एक सवाल बड़ा अहम सवाल है जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जोन से है वो फासलाती तालीम का किरदार कैसे अदा कर सकती है? सबसे पहले तो समझ लें फासलाती तालीम है क्या? फासलाती तालीम को अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊँ तो ये होता है जी ऑनलाइन वर्किंग। कि आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस अगर इस्लामाबाद है और आप लाहौर में हैं, बजाय कि आप रोज़ इस्लामाबाद, लाहौर या फिर इस्लामाबाद में रिहाइश थे, आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। यानी कि आप घर बैठे अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, तो आप सिंपल अपनी जॉब जारी रखें, वर्कशॉप का टाइम हो, आप सिंपल मोबाइल के ऊपर वर्कशॉप लगाएँ, वर्कशॉप समझे 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद बंद करें, अपना रेगुलर काम शुरू करें। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लोगों को अता किया है कि लोग सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी ईज़िली अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। ख़ासकर वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं और उन्हें ये बड़ा इश्यू था टाइम मैनेजमेंट का, तो वो ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि लोगों को ईज़िली अपनी एजुकेशन जो उनसे प्रोवाइड कर रहा है। बड़े आला किस्म के क्वालिफ़ाइड टीचर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन आके इन्हें टीचिंग करवाते हैं। और करना क्या होता है, आपने सिंपल अपने मोबाइल के ऊपर वर्कशॉप लेनी होती है और आपने जाके सिर्फ़ 1 वीक जाके अपने पेपर दे देने होते हैं। ये सिंपल सा जो उनका प्राइमरी और एलिमेंट्री उस्ताद की तरबियत के लिए अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब आपने बता देना है। ये तो एक और क्वेश्चन है जी, तालीम में उस्ताद के मसाइल की निशानदही करें, इनके मौजू हल तजवीज़ करें। यानी कि पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं, इनको किस किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो आपने बताने हैं। मसाइल तो बेइंतहा है, सिंपल अगर लफ्ज़ों में बयान करना शुरू करूँ तो वो शहर, वो इलाके, वो कस्बे जो कि जिन इलाकों के अंदर कोई सिस्टम नहीं है एजुकेशन का, कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अपनी शहर से दूसरे शहर में जाते हैं टीचिंग करवाने के लिए। अब एक बंदा लाहौर के किसी कस्बे में रहता है और वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है। अब वो वहाँ से लाहौर मेन शहर में आता है, तो उसका आने-जाने का खर्चा ही इतना हो जाता है कि आज के दौर के अंदर जो महँगाई है, उसकी तो सैलरी भी नहीं मुकम्मल होती होगी। तो ये जो मसाइल, ये टीचर को बड़े मसाइल हैं। अक्सर देहातों के अंदर अगर कोई स्कूल भी है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत ज़्यादा है। आप ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहस कर सकते हैं। देहातों में अगर कोई बारिश हो जाए, तो भरपूर पानी-पानी हो जाते हैं। ये सारे मसाइल पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा हैं। इनके मसाइल आपने दरपेश जो से भी है वो आपने इसके ऊपर बात कर देनी है। अब एक और सवाल बड़ा पेपर में आता है जी, तरबियत उस्ताज़ा के इदारों में पाई जाने वाली नुमायाँ ख़ुसूसियात ख़ामियों की निशानदेही करें। यानी कि जब टीचर जो है वो तरबियत के लिए जाते हैं, यानी कि जो मुरब्बी टीचर, नए-नए टीचर होते हैं, वो जब जाते हैं अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो उन्हें आँख नहीं मिलाते हैं, हाथ नहीं मिलाते उनसे कि ये तो अभी नए-नए टीचर हैं, वो तो हाथ नहीं मिलाते, वो अपने आप को बड़ा एक ऑफिसर समझते हैं। तो ये मसाइल बड़े ज़्यादा है, देखिए लिखे हुए हैं हमने। सुपरवाइज़र के लिए तदरीसी मशक, ज़ेर तरबियत उस्तादा की सरपरस्ती, निगरानी और कारकर्दगी की हौसला अफ़ज़ाई की अदम मौजूदगी। कि अगर कोई नया टीचर आता है, उसे नहीं पता कि यार मैंने कैसे बच्चों को डील करना है, तो वो अगर अपने आप से कोई अपने खुद से कोई आइडिया पेश करता है, तो जो सामने सुपरवाइज़र हो गया होता है, वो आगे उसका मज़ाक उड़ाता है। तो ये जो टीचर के अंदर, ये टीचर को ना डीमोटिवेट करना होता है। तो बेहतर ये है कि आप उसे डीमोटिव करने के बजाय उन्हें हौसला दें, उन्हें बताएँ कि भाई आप ऐसे काम करें। हर क्लास के अंदर एक तरह के बच्चे नहीं होते, आप मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ मेथड के साथ टीचिंग करवाएँ। कभी आप बहस व मुबासा करें, कभी आप गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बच्चों के साथ करें, कभी आप एक दिन क्लास में जाएँ और ना पढ़ाएँ और उसके बच्चों को मोटिवेट करें। अगर ये तरीके के नए-नए टीचर को हम बताएँगे, तो जो नए टीचर होंगे उन्हों में भी मोटिवेशन होगी और वो भी फिर उनका भी दिल करेगा भाई हम भी टीचर बनूँ और हम आगे निकलें। ये तो आगे हमारे पास एक सवाल आता है, टीचर एजुकेशन का ढांचा और मुस्तकबिल पर बहस करें। कि टीचर एजुकेशन का ढांचा, अब टीचर एजुकेशन इस वक्त किस मुकाम के ऊपर है और मुस्तकबिल भी हम इसे कैसा देख रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आप इजीली लिख सकते हैं। आज के दौर के अंदर हमें जो मुश्किलात पेश आ रही है,
خیر وہ پہلے کا زیادہ تھی، اب کم ہو گئی ہے۔ پہلے کیا تھا، پہلے اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا تو آپ کو 2 3 4 جگہ اپنے گاڑی کو جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا اس سے آپ نے فیس کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر کیا تھا، آج کے دور کے اندر آپ ایزیلی ایک بس پہ بیٹھتے ہو اور ایزیلی دوسری جگہ آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، پہلے دور کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو کبھی آپ کو خود جانا پڑتا تھا، کبھی آپ کو خط لکھنا پڑتا تھا، لیکن آج یا پھر فون کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر فیس بک، واٹس ایپ، سوشل نیٹ ورک اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے پکچر بنا کے ہر ایک چیز اسے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آپ کمپیریزن کر دیں تو آپ کا جو کویشچن یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ میں صرف آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں لینتھ کی طرف گیا، ایکسپلین ڈیپلی کیا تو ویڈیو وہ بھی کافی لینتھی ہو جائے گی۔ تو اب ہم لوگ، آپ لوگ اتنے اس لیول کے اوپر ہے کہ آپ ماسٹر، الحمدللہ آپ سب ماسٹر تو ہو گئے، تو آپ یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ ایزیلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اور کویشچن ہے جی، ہمارے پاس تعلیمی پالیسی 1998 سے لے کر 2010 تک میں تعلیم استاذہ کے لیے دی گئی سفارشات کی وضاحت کریں اور تجزیہ پیش کریں۔ اب یہ انہوں نے 1998 سے 2010 تک لکھا ہے، وہ 2010 سے 2020 تک بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ جو اوپر والا کویشچن ہے وہی اس میں بھی سیم ہوگا۔ کیا چیز جی، پہلے ہمارے پاس دیکھیے جو انسان، جو زندگی آگے جا رہے ہیں، انسان بھی ترقی کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس حل اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی چیزیں نہیں تھی کہ ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر وسائل اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس لیے 1998 آ جائے یا 2010 آ جائے، 2010 سے 2020 آ جائے یا کوئی بھی دور آ جائے، تو آپ نے اس میں یہی بتانا کہ پہلے خامیاں تھیں اب بہتری ہے، پہلے یہ چیزیں تھیں اب اس میں یہ چیزیں۔ ہاں یہ چیز بھی آپ نے واضح طور پہ بتا دینی ہے کہ پہلے دور کے اندر جو بچے ہوتے تھے، اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، جو پڑھنے والے ہوتے تھے، وہ ٹیچر کے فرما بردار ہوتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر 80% جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ آپ نے اسے لازمی ہائی لائٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا ایک چینجنگ سی بن جاتی ہے۔ یہ ایک اور کویشچن ہے جی، نصاب کے مقاصد اور ٹیچر ایجوکیشن کے تجویز کردہ نصاب کے ڈھانچے پر بحث کریں۔ یعنی کہ نصاب کے مقاصد مینس کہ آپ ایک اسکول کے اندر گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ آپ نے پڑھایا ان کے نصاب کو، لیکن جب آپ نے پڑھایا تو آپ نے دیکھا جی اس کے نصاب کے اندر کافی غلطی ہے، جتنا نصاب یا پھر نصاب کم یا پھر نصاب زیادہ ہے، تو کیا کرے آپ اس مینجمنٹ سے آپ نے بات کی کہ بھائی اس کا جو اسکول کا، جو آپ کے اسکول کا جو نصاب ہے یا پھر اس کلاس کا جو نصاب آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اسے یا تو کم کرے یا پھر زیادہ کرے کہ بچوں کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اب یہ ایک نصاب کے مقاصد ہے۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے ایک اسکول قائم کیا، اب اس اسکول کے اندر آپ نے کتابیں کون سی رکھنی ہیں، وہ نصاب ہوتا ہے۔ یعنی کہ 8 کلاس کے اندر، آپ 9 کلاس کے اندر بچے آئے ہیں، اب آپ نے یہ سلیکشن کر لینے کہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر صرف بایو رکھنی ہے یا پھر بایو کے ساتھ کمپیوٹر بھی رکھنا ہے، یہ نصاب ہوتا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو انسان وہ جب کمپیوٹر پڑھے گا تو آگے جا کے ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا، وہ انجینئر کی فیلڈ کے اندر، باقی ٹیچر کی فیلڈ کے اندر جا سکتا ہے، لیکن وہ بچہ جو کہ پہلے اس نے بایو رکھی میٹرک میں، آگے جا کے اس کے پاس ہر ایک آپشن ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایکشن کی طرف، کسی بھی مرحلے کی طرف وہ نکل سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ان سے وہ آپ اس کا خاکہ بنا کر تو آپ اسے لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو کویشچن یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پاکستان میں موجودہ نصاب برائے تعلیم استاذہ کا تنقیدی جائزہ پیش کرے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جی کیا ہے جی، یہ ٹیچنگ کے کچھ جو ٹولز ہوتے ہیں، یہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا کہ قبل از ملازمت کے بعد، تو اس کے اندر بھی آپ یہ کویشچن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ پی ٹی سی یہ کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ نے پرائمری ٹیچر لگنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ایجوکیشن کے علاوہ ایک آپ کو کورس کرنا پڑتا ہے جس سے آپ پی ٹی سی یعنی کہ پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سی ٹی، سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ، آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک کورس چاہیے، ایک ڈگری چاہیے جسے ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ۔ بی ایڈ، اگر آپ نے پرائمری سے تک پڑھانا ہے، پرائمری سے اوپر آپ نے پڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بیچلر آف ایجوکیشن پروگرام 3 سالہ مشترکہ تعلیمی منصوبہ، یعنی کہ بی ایڈ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بی ایڈ ہوتا ہے 1.5 سالہ، 1.5 سالہ بی ایڈ، پہلے سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ 1.5 سالہ جو بی ایڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر 3 کریڈٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 1.5 سالہ کا ہوتا ہے، ہر 6 ماہ بعد اس کے پیپر ہوتے ہیں، اور یہ 1.5 سالہ بی ایڈ جو ہے یہ ماسٹر ڈگری کے بعد بندہ اس کو کر سکتا ہے، یعنی کہ جس بندے کی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہوگی کسی بھی سبجیکٹ کے اندر تو وہ بی ایڈ 1.5 سالہ کر سکتا ہے، تو 1.5 سال کے اندر وہ اسے کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ ایک بی ایڈ ہوتا ہے 2.5 سالہ۔ اب 2.5 سالہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو بندہ ہے وہ بی اے کے بعد یعنی کہ 14 کلاسیں کرنے کے بعد یہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایم ایڈ، ایم ایڈ بھی 1 سال کا ہوتا ہے۔ اب بی ایڈ کے ساتھ ایم ایڈ، ایم ایڈ کے ساتھ ایک ایم اے ایجوکیشن ہوتی ہے۔ ایم اے ایجوکیشن یہ وہ ڈگری ہوتی ہے، 2 سال کی ہوتی ہے، یہ وہ ڈگری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ایم ایڈ کی ڈگری بھی ملتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹیچر کے کچھ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں، یہ ایم ایڈ آ گئی، ماسٹر آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔
अब देखिए फिर ये सवाल आया, दौरान मुलाजमत और कबल अज़ मुलाजमत तरबियत सादा को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के निज़ाम तलीमी सादा का तजिया करें। अब इसके अंदर आपने वो ऊपर वाला नीचे वाला जो सी भी चीज़ है ना, सारी मिक्सअप करके लिख देनी होती है। देखिए क्योंकि एआईयू इदारा है ना, इसके अंदर जो बीएड होता है ना, बीएड होता है टीचिंग के लिए। वो आपको देखते हैं, परखते हैं कि जो बंदा है सेल्फ राइटिंग में कितना अच्छा है, इसके पास कौन-कौन सी आइडियाज़ है, ये कितने को राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं ना, आपको एक कॉपी मिलती है जिसके अंदर आई थिंक 30 पेज होते हैं। तो आपने हर एक पेज 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपने एक माइंड बना लेना होता है कि मैंने हर एक क्वेश्चन के कम से कम 5 पेज लाज़मी करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन के 5 पेज लिख देते हैं, चाहे अपने आप से बोंगिया मार दे, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप 5 पेज लिख लेते हैं, तो आपके 99% चांस होता है कि आप इज़िली 80% अबव मार्क्स ले जाते हैं। लेकिन जब आपने वहाँ पे जाकर के चुप करके 2-4 पेज लिखे और बैठ के सोचने लग गए, फिर नहीं काम चलता। ये जो कोर्स होते हैं, ये होते ही सेल्फ राइटिंग के ऊपर है। वो देखते हैं कि बंदा जो-सा आज पेपर देने आया है, ये कितना को लिख लेता है, कि अगर इसको किसी जगह बैठा दिया जाए, ये लिखने के काबिल है भी कि नहीं। ये तो एक और क्वेश्चन है जी, रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी तालीम पर नोट लिखे। ये भी सवाल पेपर में बड़ी दफ़ा पूछा जाता है। रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी, ये चीज़ें क्या है, इसके लिए मैं आपको बुक के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो ये हमारे पास आ जाता है जी रस्मी तालीम। इससे मुराद ऐसी तालीम है जिसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करना पड़ती है। इसके पहले से मुतय्यन करदा मकासद होते हैं और इसकी अच्छाई और बुराई का इन्हिसार इन मकासद की तकमील पर होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल तालीमी इदारे, स्कूलों, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर और निसाब की तैयारी वगैरह है। सिंपल जी, इतना आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको इसका थीम बता देता हूँ और मुझे उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। रस्मी तालीम क्या है जी? रस्मी तालीम ये है जी, आपने एक इदारा मुकर्रर किया, उस इदारे के अंदर आपने पहले ही सोच लिया कि मैंने ये जो इदारा है, ये मैंने 5वीं क्लास तक बनाना है, 8वीं क्लास तक बनाना है या फिर मैंने मैट्रिक तक बनाना है। ये आपने मनसूबाबंदी कर ली। फिर आपने ये भी मनसूबाबंदी कर ली कि अगर मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाना है, तो मेरे पास जो पहली क्लास होगी उसके अंदर मैंने 3 किताबें पढ़ानी है। दूसरी क्लास के अंदर मैंने 3 किताबें पढ़ानी है, तीसरी क्लास के अंदर मैंने 4 पढ़ानी है, चौथी क्लास के लिए भी मैंने 3 किताबें पढ़ानी है। ऐसे आपने पहले ही मनसूबाबंदी कर ली। फिर आपने क्या किया, आपने ये सोच लिया कि मेरे पास जो 9th क्लास होगी, इनके फ़ैब में जो पेपर होने हैं, तो मैंने इनको दिसंबर तक मैंने इनका जो सिलेबस है वो कवर करवाना है। दिसंबर से जनवरी तक 1 माह मैंने इनके टेस्ट लेने हैं। टेस्ट के बाद बच्चे सीधा चले जाएँगे पेपर देने और ये अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आपने पहले से ही सारी मनसूबाबंदी की हुई है। जो पहले से सारी मनसूबाबंदी की होते हैं, इसे हम कहते हैं रस्मी तालीम। ठीक हो गया? यानी कि रस्में जो चलती आ रही है, वो ही आपने चलानी है रस्में। अब पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ है जी, पाकिस्तान के अंदर जो रस्मी तालीम है, वो खाका आपके सामने है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में सबसे पहले प्राइमरी तालीम होती है, फिर मिडल बच्चे ने पास करना होता है, फिर मैट्रिक करना होता है, उसके बाद वो एफए की तरफ चला जाता है, उसके बाद बीए की तरफ, बीए के बाद एमए की तरफ, एमए के बाद एमफिल और उसके बाद पीएचडी। ये 8 चीज़ें मुकम्मल करने जब हो जाती है ना, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारे पास चीज़ें। ठीक, अब प्राइमरी तालीम के ये 5 साल की उम्र से शुरू होती है, तो इब्तदाई 5 क्लासेस में शामिल होती है। मिडल के लिए 8 क्लासें, मैट्रिक के लिए 10 क्लासें, एफए के लिए 12, बीए के लिए 14, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इनको आपने अलग-अलग एक पॉइंट पकड़ना है और रस्मी तालीम को आपने खींच देना है। ठीक हो गया? जी, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है नीम रस्मी तालीम। ये क्या है जी? नीम रस्मी तालीम लफ्ज़ नॉन फॉर्मल, फॉर्मल से पहले प्रीफिक्स नॉन को बतौर साफ का इस्तेमाल करके अक्स किया जाता है। इसे अमूमन एनएफई नॉन फॉर्मल एजुकेशन लिखा जाता है। एनएफई नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तस्वर को माहिर तालीम कोम्बस 1973 में इस तरह वाज़ह करता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन से मुराद फॉर्मल सिस्टम यानी रस्मी निज़ाम से बाहर कोई भी मुनज़्ज़म तलीमी सरगर्मी है, वह खुद अमल पजीर हो या किसी वसी तलीमी सरगर्मी के अहम कदोखाल की हैसियत से अमल पजीर हो, लेकिन वो किसी मखसूस ज़रूरतमंद तलबा के लिए हो और इसके ख़ास मकासद हों। नीम रस्मी तालीम में 2 तरह के निज़ाम इस्तेमाल किए जाते हैं, फासलाती निज़ाम और गैर रवायती निज़ाम तालीम। अब नीम रस्मी तालीम सुन लीजिए, ये चीज़ क्या है? नीम रस्मी तालीम कहते हैं जी, ये कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिसमें सिर्फ हाई स्टैंडर्ड के लोग ही पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जिसके अंदर हाई, लो और इक्वल जो स्टैंडर्ड के होता है वो सारे के सारे होते हैं। यानी कि वो इदारे जिसके अंदर ये फोकस नहीं दी जाती कि ये बच्चा जो है वो ऊंची फैमिली से बिलोंग करता हो, ये बच्चा जो है ये लो फैमिली से बिलोंग करता है, ये मैटर नहीं करता, उससे हम कहते हैं नीम रस्मी तालीम। अब उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक फासलाती निज़ाम होता है, एक है गैर फासलाती निज़ाम। फासलाती निज़ाम तो आप पढ़ चुके हुए हैं,
ऑनलाइन सिस्टम। और गैर रवायती निज़ाम क्या है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। वो तरीके जो कि सिर्फ बच्चे को इस काबिल बना दे कि वो दुनिया को समझ सके, अच्छी और बुरी चीज़ों को समझ सके, वो जो तरीके होते हैं उसे हम गैर रवायती निज़ाम तालीम कहते हैं। सिंपल फास्ट के अंदर बताऊँ तो जो एकेडमी सिस्टम होता है ना, जिसके अंदर बच्चा जो है वो सिंपल एकेडमी में आता है, पढ़ता है और फिर घर चले जाता है, फिर एकेडमी अगले दिन आता है, पढ़ता है और चला जाता है। और जब रेगुलर स्टूडेंट के पेपर होते हैं तब वो बच्चा भी जाकर पेपर दे आता है और अपने आप को क्लियर करवा लेते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं। ये जो तरीके होते हैं इसे हम कहते हैं गैर रवायती निज़ाम तलीम। ये तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी, फासलाती निज़ाम तलीम उस्ताज़ा के लिए किस कदर मौजूद हो सकता है, मिसालों से वाज़ेह करें। अब ये फासलाती निज़ाम तलीम कौन सा वो टीचर्स के लिए कैसे सूटेबल है, फ्रूटफुल है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि वो टीचर्स जो कि एजुकेशन जो कि टीचिंग करते हैं, कोई जॉब करते हैं, किसी भी किस्म की कोई जॉब करते हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना हो तो बजाय कि वो अपनी जॉब से लीव लेकर स्टडी करे, वो अपनी जॉब को जारी रखते हुए ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप घर बैठ के पढ़ें, एक हफ्ते के अंदर एक पेपर होता है, अगले हफ्ते में एक पेपर, तो आप आराम से एक महीने के अंदर पेपर दें और अपनी डिग्री जो उनसे अपग्रेड करें। तो फासलाती निज़ाम ऊपर भी हमने काफ़ी तफसील से किया है, तो यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हैं। अब एक और जी आर्टिकल है जी, टीम टीचिंग क्या है। टीम टीचिंग से मुराद कि आप एक इदारे के अंदर टीचिंग करते हैं, वहाँ पे कोई और भी टीचर होते हैं, आप उन उन तमाम टीचर का मिलकर अपने स्कूल को मैनेजमेंट के साथ मिलकर स्कूल को एक अच्छा नाम दिलवाना, अच्छे स्टूडेंट तैयार करवाना, अपना रिजल्ट स्कूल का अच्छा लाना, मिलजुल कर काम करना। अगर एक टीचर जो उनसे वो छुट्टी के ऊपर है तो दूसरे टीचर का पीरियड फ्री है तो वो उसके अंदर क्लास के अंदर चला जाए और उसके लेसन को आगे लेकर जाए। पार्ट टाइम अपने स्टाफ के साथ कोई छोटी मोटी गपशप हो जाए, इससे क्या होता है, इससे गेट टुगेदरिंग हो जाती है और टीचर का जो है ना आपस में मेल जोल बढ़ जाता है। फिर तलबा की बेहतर कारकर्दगी के लिए मिलजुल कर बैठना, मीटिंग करना और अहम निकात के ऊपर बहस करना और कुछ जो मसाइल दरपेश होते हैं उनका हल तलाश करना, ये सारा एक टीम मैनेजमेंट टीम टीचिंग के अंदर आ जाता है। इसका मतलब कि आप लिखते हैं ताज़ा की मुख्तलिफ तदरीसी महारतों की तफसील बयान करें, तलीमी महारतों की तारीफ करें। एक कामयाब उस्ताद के लिए किन महारतों का होना लाजम है। सबसे पहले जी, जो एक अच्छा टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट में गिरफ्त होनी चाहिए। इसके ऊपर आप लिखें, एक अच्छा टीचर जो है वो जब क्लास में जाता है, एक हफ्ते में या फिर महीने में एक दफ़ा, कम अज़ कम एक दफ़ा लाज़मी बच्चों को मोटिवेट करता है। ये बताइए आप, इसका ऊपर लिखे। एक अच्छा टीचर जो सा होता है वो अपने आप को एक अच्छा शहरी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। एक अच्छा टीचर जो सा होता है वो स्टूडेंट को अपन जैसा नहीं बनाता बल्कि अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक अच्छा टीचर जो सा है वो बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाता, उन्हें दीनी चीज़ें भी बताता है। एक अच्छा टीचर जो सा है वो बच्चों को उनके वालिदैन, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक अच्छा टीचर जो है वो अपने आप को इस तरह संवार के रखता है कि लोग उसे फॉलो करें। और एक अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास में जाए और बच्चों को तनो तंज करने के बजाय उनको समझाए कि भाई अगर गलती हो भी जाती है तो गलती माने और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। इसके ऊपर आप बेइंतहा लिख सकते हैं इजीली। माइक्रो टीचिंग की तारीफ करें और इसके खदोखाल बयान करें। माइक्रो टीचिंग सिंपल मीन्स के सोशल नेटवर्क, उसके ऊपर आपने लिखना है कि टीचिंग अगर आपने करनी है, अगर पीछे लॉकडाउन हो गया था तो आप क्या करें, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। आप अपने लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करें और उसे अपलोड करें और बच्चों को इससे भी फ़ायदा होगा और इससे आपको भी फ़ायदा होगा। माइक्रो टीचिंग ये सारा कुछ इस तरीके के अंदर आ जाता है। तलीम उस्ताद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किरदार पर बहस कर रही है, अभी हम बात कर चुके हैं कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर, जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो इजीली आप मुकम्मल करें। अब टीचर टूल किट पर मुख्तसर नोट लिखे। टीचर टूल किट, ये टूल वही होते हैं कि अगर एक बच्चे है ना तो वो शरारती है, आपने कभी उनको डांट के काम करवाया, कभी उसे प्यार से काम करवा दिया, कभी डांटा भी और प्यार से भी काम करवा दिया, कभी उसके पेरेंट्स को बताया को बच्चे ने काम नहीं किया तो बच्चा फिर भी काम कर रहा है, कभी उसके अकेडमी टीचर से रब्ता कर लिया, कभी ऑफिस में ले गए। ये छोटे छोटे टूल होते हैं, इससे बच्चों को आपने काम करवाना होता है। तो ये आपने टूल जो इस्तेमाल करने होते हैं ना, इसे हम टीचिंग टूल कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, पूरी बुक का जो रिव्यू है ना वो मैंने किया है। पूरी बुक में यही चीज़ें थी सिर्फ टीचिंग के बारे में, तो सिंपल आपके सामने रखा है और रखने की कोशिश की है कि आपको उधर समझ आ जाए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बेसिक चीज़ें होती है जी, आपने, मैंने पहले भी बताया कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर आपने पेज फिल करने होते हैं और आपके माइंड में जो कुछ नॉलेज होता है ना आपने वो लिख देना होता है। बात ये याद रखने कि आपने पेपर छोड़ के नहीं आना, आपने पेपर जो है वो मुकम्मल सॉल्व करके आना है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी रिव्यू चाहिए
تو हमें बताइएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने रिव्यू पेश किया वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और ये एक नया मेथड हम इसमें इन्वॉल्व किया हमने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हो गए, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।